नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज फोन करके यूक्रेन संघर्ष पर ताजा हालात को लेकर विस्तार से जानकारी दी। दोनों नेताओं में क्या हुई बातचीत, बताएंगे खबर विस्तार से। होगी बात संसद में लगातार बने गतिरोध की भी। एसआईआर के मुद्दे पर संसद में विपक्षी हंगामा आज भी देखने को मिला। पक्ष विपक्ष की ओर से क्या हुई सियासी बयानबाजी, चर्चा करेंगे इस खबर पर विस्तार से। होगी बात उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बढ़ रही सियासी हलचल की भी। बताएंगे चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा और भारतीय विदेश मंत्री से हुई मुलाकात में क्या रहा खास। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को किया फोन। अलास्का बैठक का विवरण किया साझा। प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के समर्थन को दोहराया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच द्विपक्षीय संबंधों सहित आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर हुई बात। डॉक्टर एस जयशंकर ने सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता को रिश्तों की सकारात्मक गति के लिए बताया जरूरी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। अंतरिक्ष में अपने अनुभवों को प्रधानमंत्री के साथ किया साझा। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई नाराजगी। निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। लोकसभा में जन विश्वास विधेयक पेश, प्रवर समिति को भेजा गया। भारतीय पत्तन विधेयक 2025 राज्यसभा से पारित। वोट चोरी के आरोप पर भाजपा का विपक्ष पर निशाना। कहा लगातार हार ने बढ़ाई कांग्रेस की हताशा। कहा विरासत से नहीं सेवा से मिलता है सिंहासन। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने पर की विपक्ष की जमकर आलोचना। ट्रंप पुतिन की अलास्का में बैठक के बाद अब वॉशिंगटन में एक और महामुलाकात। यूरोप के शीर्ष नेतृत्व के साथ जेलेंस्की की ट्रंप के साथ होगी बैठक। ट्रंप की दो टूक। कहा नाटो में शामिल होने और क्रीमिया पर नियंत्रण की इच्छा छोड़े जेलेंस्की। और आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की है। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हुई अपनी बैठक के बारे में विवरण साझा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत हमेशा से यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और संवाद कूटनीति के माध्यम से विवाद सुलझाने का पक्षधर रहा है। उन्होंने इस संबंध में उठाए जाने वाले हर प्रयास के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की और भारत रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। साथ ही दोनों ने आपसी संपर्क बनाए रखने पर भी सहमति जताई है। इससे पहले 8 अगस्त को भी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से जुड़े हालिया घटनाक्रमों की जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए उनका धन्यवाद किया था और भारत की स्थायी नीति दोहराई थी कि किसी भी संघर्ष का समाधान केवल शांतिपूर्ण संवाद और कूटनीति से ही संभव है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को इस वर्ष के अंत में भारत में होने वाले 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति पुतिन की आखिरी भारत यात्रा दिसंबर 2021 में हुई थी, जब उन्होंने नई दिल्ली में 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष रूस को 2 अहम दौरे जुलाई में 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन और अक्टूबर में कजान में आयोजित हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किए थे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलास्का में ट्रंप के साथ हुई वार्ता की जानकारी दी है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन को उनके फोन कॉल और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी हालिया मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। भारत ने यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। मैं आने वाले दिनों में हमारे निरंतर आदान प्रदान की आशा करता हूं।
अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु शुक्ला को गले लगाया। शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी की खींची गई तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की हैं। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में अपने अनुभवों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा किया। अब से कुछ देर पहले ये दोनों लोगों की मुलाकात हुई है। बात संसद की। संसद का मॉनसून सत्र अपने समापन की ओर आगे पहुंच रहा है, लेकिन सत्र की शुरुआत से लेकर अभी तक विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर संसद में लगातार हंगामा कर रहा है। आज भी संसद के दोनों सदनों में विपक्षी शोर शराबे के चलते विधायी कामकाज बाधित रहा। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के गतिरोध पर नाराजगी जाहिर की तो सरकार की ओर से विपक्षी दलों के द्वारा संसद में गतिरोध को पैदा करने पर सख्त ऐतराज जाहिर किया गया। संसद का मॉनसून सत्र अब अपने समापन की तरफ है, लेकिन विपक्षी दलों का हंगामा लगातार जारी है। बिहार एसआईआर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों के हंगामों के चलते कामकाज प्रभावित हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के कुछ सांसदों के सदन में व्यवहार को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे। इससे पहले संसद भवन परिसर में भी विपक्षी दलों ने बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी दलों की टिप्पणियों पर बीजेपी ने कहा कि विपक्षी दलों के नेता मर्यादा का ध्यान नहीं रख रहे। इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, शिवरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसेस है। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है अधिकारी तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा? इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व तो बनता है कि जो घुसपैठिए हैं किस प्रकार से उनको क्लेंजिंग की जाए, वो इलेक्टोरल रोल में नहीं आए और वो इलेक्शन में भाग न ले सके। ये अधिकार उनको नहीं है वोट देने का। घुसपैठियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तुष्टीकरण की राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती रही है। और संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने का इनका रिकॉर्ड पुराना है। दोपहर बाद लोकसभा में अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार किसी भारतीय के पहुंचने और विकसित भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व के मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत की, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन में ज्यादा देर तक चर्चा नहीं हो पाई। एक के बाद एक स्पेस रिफॉर्म्स लाई गई जो कभी किसी ने ना सोचा, ना कल्पना की, ना तस्वुर किया। ऐसे ऐसे कदम उठाए गए। अंतरिक्ष के विभाग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। केवल एक ऐसे प्रधानमंत्री हु हैज द करेज ऑफ कन्विक्शन टू ब्रेक द टैबूज ऑफ द पास्ट एंड टू टेक पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस एंड टू टेक आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस। देखते ही देखते कुछ एक वर्षों में जहां हमारी स्पेस इकोनॉमी केवल नाम मात्र हुआ करती थी, आज $8 बिलियन तक जा पहुंची है। जहां कुछ वर्ष पहले तक किसी को यह अंदाजा ना था कि स्पेस में भी स्टार्टअप हो सकते हैं, आज वहां 300 से अधिक स्टार्टअप है और उनमें से बहुत सारे विश्व स्तरीय, वर्ल्ड क्लास। It is a tradition that whenever India achieves something big, the parliament always stands to honor them. Captain Shubhanshu Shukla has achieved a tremendous success by being the first Indian to reach the International Space Station. He has successfully come back to India. It is the duty of the Parliament of India to felicitate him, to honor him. लोकसभा में शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यात्रा पर विशेष चर्चा के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष की आलोचना की। रक्षा मंत्री ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, ये चर्चा भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और विकसित भारत 2047 में इसकी भूमिका जैसे विषय पर थी जो देश की वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय सम्मान और सुरक्षा से जुड़ी है। ऐसे गंभीर विषयों पर विपक्ष का रवैया बेहद निराशाजनक रहा।
उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में विपक्ष को चर्चा में भाग लेकर रचनात्मक सुझाव देने चाहिए थे, बजाय सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक और वैज्ञानिक मुद्दों को कम से कम दलगत राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। संसद के मानसून सत्र में अब केवल 3 दिन बचे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्षी दलों के रुख में कोई बदलाव होगा या फिर इसी तरह वे दोनों सदनों की कार्रवाई को बाधित करते रहेंगे। ऋषि कुमार और राजेश राज के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। विपक्षी दलों के गतिरोध के बीच आज संसद में कुछ महत्वपूर्ण विधायी कामकाज भी देखने को मिला। लोकसभा में आज सरकार ने जन विश्वास संशोधन बिल पेश किया गया। इसके माध्यम से 350 से अधिक प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाने के लिए छोटे अपराधों में सजा का प्रावधान खत्म करने तथा उसको युक्तिसंगत बनाना है। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 भी पेश किया, तो उधर राज्यसभा में भारतीय पत्तन विधेयक 2025 पारित हो गया। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज भी आगे बढ़ाया जा रहा है। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू होने पर संसद में जन विश्वास संशोधन बिल पेश किया गया। इस बिल को लोकसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया है। इस विधेयक के माध्यम से 350 से ज्यादा प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। इस कदम से देश में व्यवसाय के लिए अधिक अनुकूल और नागरिक केंद्रित वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। ये विधेयक देश के कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाने के लिए छोटे अपराधों में सजा का प्रावधान खत्म करने के साथ युक्त संगत बनाने के लिए कुछ नियमों में संशोधन करना है। I rise to move for leave to introduce the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2025 to amend certain enactments for decriminalizing and rationalizing offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business. वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 भी हंगामे के बीच लोकसभा में पेश किया। ये बिल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017 में और संशोधन के साथ लाया गया है। इसके बाद हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। 2 बजे के बाद भी लोकसभा में हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्रवाई ज्यादा देर नहीं चल पाई। The issue which they wanted to raise cannot be raised according to the rules of business as set by, and it has been expressed by you and by the chair many times. They have got no interest in discussion, and I would like to bring on record. Let's have order in the house. That they have wasted. Let's have order in the house. 69 hours, 1 minute of this house. 69 hours have been wasted. उधर राज्यसभा में दोपहर बाद भारतीय पत्तन विधेयक 2025 पारित करा लिया गया। I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Ports are the gateway of growth. Ports through which we could connect the world. I have always been saying, water is the wisdom, water is the wealth, water is the weather, water is the world. Realizing this available resources in the waterways, Honorable Prime Minister has developed this vision. Maritime India Vision 2030, Maritime Ambedkar Vision 2047. But during the Congress regime, they didn't have any vision. गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र का ये आखिरी सप्ताह है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते कामकाज को लेकर अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई। ऐसे में देखना होगा कि बाकी बचे दिनों में क्या विधायी कामकाज में कुछ और प्रगति हो पाएगी। शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज। तो आप संसद से जुड़ी आज की कार्रवाई को देख रहे थे, जहां लगातार हंगामा बरपा हुआ, साथ ही साथ वहां पर कुछ विधायी कामकाज भी देखने को मिला। लेकिन एसआईआर का मसला जो है वो लगातार कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है इस मानसून सत्र की शुरुआत से लेकर तब, जबकि अब सत्र समापन की ओर आगे बढ़ रहा है, तो कहीं गतिरोध लगातार बना हुआ है। लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको रुख करते हैं। प्रधानमंत्री ने अगली पीढ़ी के सुधारों की रूपरेखा पर चर्चा के लिए शीर्ष मंत्रियों, सचिवों और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। ये तस्वीरें उस बैठक की हैं और प्रधानमंत्री ने जो बिग रिफॉर्म्स है एक तरीके से, किस तरीके से उस पर काम किया जाए, किस तरीके से उस दिशा में आगे बढ़ा जाए, वो अपने आप में एक उच्च स्तरीय बैठक है, जहाँ पे तमाम बड़े केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ तमाम मंत्रालयों के सचिव उपलब्ध थे। साथ ही साथ जो बड़े अर्थशास्त्री हैं उनके साथ प्रधानमंत्री ने ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बात का साफ तौर से लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को ऐलान किया था कि एक कमेटी एक तरीके से होगी जो नेक्स्ट रिफॉर्म
पे काम करेगी, जो बड़े रिफॉर्म्स किए जाने हैं। और ये रिफॉर्म्स किसी एक क्षेत्र में नहीं, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, सोशल रिफॉर्म्स हो, या फिर कानूनों से संबंधित रिफॉर्म्स हो, या फिर संविधान से संबंधित अगर जुड़े हुए रिफॉर्म्स हो, इन तमाम प्रकार के जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं, जो बदलाव के सुधार की जो व्यवहारिक ज़मीनी ज़रूरतें हैं, उस दिशा में कैसे देश आगे बढ़े, उसके लिए एक बड़ा मंथन करने की ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान भी किया था अपने लाल किले के संबोधन से, जो 103 मिनट के आसपास प्रधानमंत्री का संबोधन था। उन्होंने साफ तौर से इस बात का जिक्र किया था कि देश अब इस दिशा में आगे बढ़ेगा, जहां नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को लेकर उच्च स्तरीय एक तरीके से कमेटी गठित होगी और कैसे उस दिशा में आगे बढ़ा जाए, उस व्यवहारिक बदलाव को कैसे लाया जाए, उसके लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं। उनके साथ तमाम कई बड़े केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ तमाम मंत्रालयों के सचिव मौजूद हैं, कई बड़े अर्थशास्त्री मौजूद हैं इस बैठक में। और ये तय किया जाएगा कि कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बदलाव अपने आप में एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन उस बदलाव का खाका क्या हो, वो बदलाव महज आज के बदलाव ना हो, वो अगले 10 साल, 20 साल, 100 साल के बदलाव हो, ताकि उनकी व्यवहारिकता बनी रहे। और इस प्रकार की एक विजनरी सोच के साथ आगे बढ़ा जाए, जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को एक ऐसा आधार दे ताकि आज के द्वारा किया गया बदलाव आने वाली पीढ़ियों को एक बड़ा आधार दे सकता हो। इस दिशा में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इस बात का ऐलान भी किया था। जिन बड़ी चीज़ों का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, उसमें से नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को लेकर कैसे आगे बढ़ेगा देश, उसकी बात भी उन्होंने की थी। और उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज हो रही। 15 तारीख को प्रधानमंत्री का ऐलान और आज 18 तारीख की शाम को प्रधानमंत्री इस हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी कि जो सोच है, जो विजन है, किस दिशा से उसमें आगे बढ़ा जाए, वो आगे उसको रखते हुए और मंथन इसी बात को लेकर होगा कि इस व्यवहारिकता को जमीन पे कैसे उतारा जाए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH. Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
और इस समय संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर का मसले पर घमासान मचा हुआ और विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन कल चुनाव आयोग के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई सवाल हैं जिसके जवाब मिल गए हैं, उसके बाद भी गतिरोध बना हुआ। जल्दी से कुछ आरोप और उसके जवाब का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि विपक्ष कई आरोप लगा रहा है बीते कई दिनों से, लेकिन उसके आरोप के बाद जवाब भी कल आया है। एक बड़ा आरोप ये विपक्ष लगाता है कि वोट चोरी से भाजपा की मदद कर रहा है चुनाव आयोग। तो कल इसका जवाब मिला है कि करोड़ों मतदाताओं, लाखों चुनाव कर्मियों की ईमानदारी पर विपक्ष के लोग हमला कर रहे हैं, जबकि पूरी पारदर्शिता के साथ में इस प्रकार के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। आरोप ये लगता है कि आयोग पक्षपाती तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर चुनाव आयोग के जवाब की बात की जाए तो आयोग के लिए ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष, सब कोई समकक्ष है, यानी सभी लोग बराबर है, वो किसी एक का पक्ष नहीं ले रहा है। इसी प्रकार से अगले अगर तथ्य की ओर आगे बढ़े तो क्या आरोप लगाता है विपक्ष की बिहार में एसआईआर प्रक्रिया क्यों कराई जा रही है, इसकी जरूरत क्या है? तो उसका जवाब निकल के आता है चुनाव आयोग के माध्यम से। 20 वर्षों से तमाम राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहे थे, क्योंकि 20 साल से पहले एक तरीके 2003 में यह प्रक्रिया हुई थी और मतदाता सूची सही करना कानूनी दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है चुनाव आयोग का, इसलिए उसका शुद्धिकरण वोटर लिस्ट का चुनाव आयोग कर रहा है। इसलिए बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। बाढ़ के समय ही एसआईआर क्यों की जा रही है, ये भी लगातार राजनीतिक तौर पर आरोप लगा दिए जाते हैं विपक्ष के माध्यम से। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ तौर से कहा कि जब 2003 में भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो उस वक्त भी 14 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में यह प्रक्रिया हुई, तो उस वक्त की भी मानसून का मौसम था, या कहा जाए कमोबेश जो बाढ़ की स्थिति कई बार होती है। तो ऐसा नहीं है कि यह पहली बार जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। कमोबेश 2003 की जब हुई थी एसआईआर की प्रक्रिया, उस वक्त भी यही समय था। एक आरोप लगता है विपक्ष के द्वारा कि एसआईआर में धांधली की जा रही है। तो आयोग की तरफ से कहा गया कि प्रक्रिया में राजनीतिक दलों, मतदाताओं, बूथ लेवल के एजेंट जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, सबने मिलकर ड्राफ्ट सूची बनाई है और सब कुछ पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि जब ड्राफ्ट फाइनल हो रहा था उस समय तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो बीएलए एजेंट्स हैं बूथ स्तर पे, उन सबकी सहमति से साइन के बाद एक तरीके से इसको जारी किया गया है। आरोप यह लगता है विपक्ष की ओर से एसआईआर के जरिए मतदान का जो अधिकार है वो छीनने की कोशिश की जा रही है तमाम देश के, या खासतौर से इस वक्त बिहार के लोगों के। आयोग ने साफ तौर से कहा कि आयोग निडरता से सभी वोटरों के साथ चट्टान की तरीके से खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। किसी भी भ्रम फैलाने वाली बात से किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आरोप यह भी लगता है कि बिहार से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम साझा नहीं किए जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने साफ तौर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के महज 56-57 घंटे के भीतर ही इन तमाम 65 लाख लोगों के नाम जो है वेबसाइट के माध्यम से जिला स्तर, बूथ स्तर पर जारी कर दिए गए हैं और राजनीतिक दल को भी एक तरीके से ये एक्सेस है कि वो उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आरोप यह भी लगता है कि एक व्यक्ति का नाम कई जगह पे है, हटाया क्यों नहीं गया। ये तमाम आरोप लगते रहे, इसका जवाब आयोग की ओर से आया है। एक जैसे नाम होना एक आम बात है, जो कि एक स्वाभाविक सी बात है देश में। आयोग खुद से कोई नाम नहीं हटाता है, क्योंकि मतदाता या तो खुद अपना नाम हटवाने के लिए कहता है या फिर एसआईआर जैसी प्रक्रिया के माध्यम से यह संभव होता है, क्योंकि एक जैसे सिमिलर से नाम या लगभग एक जैसे नामों को स्वतः हटाने के काम में किसी जो वाजिब मतदाता है उसका नाम हट सकता है, वो अपने अधिकार से वंचित हो सकता है। इसलिए चुनाव आयोग इस प्रकार की व्यवस्थाओं को करता है। 2024 लोकसभा चुनाव, इसके अलावा कई राज्यों में मतदाता सूची में बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया गया, ये एक तरीके से आरोप लगाने की बात आती विपक्ष के द्वारा। आयोग ने साफ तौर से कहा कि यदि गड़बड़ी थी तो ड्राफ्ट सूची पर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई गई और अभी तक कोई प्रमाण नहीं दिया गया। लेकिन अगर अभी भी प्रमाण है तो आप उसको शपथ पत्र के साथ दीजिए, आयोग उस पर कार्रवाई करेगा। आरोप यह भी लगता है कि सिर्फ राहुल गांधी से ही शपथ पत्र क्यों मांगा जा रहा है। कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी इस बात को लेकर पब्लिक डोमेन में लगातार चर्चा करते हैं। आयोग ने साफ तौर से कहा है कि कानून ये कहता है कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति अगर संबंधित विधानसभा का निर्वाचक नहीं है, यानी वोट देने वाला व्यक्ति नहीं है, तो उसे शपथ पत्र के साथ ही अपनी बात को रखना होगा। ये कानूनन है और इसी कानून के पालन के लिए चुनाव आयोग लगातार राहुल गांधी से कहता है कि शपथ पत्र देकर आप अपना सबूत दीजिए, नहीं तो देश से माफी मांगिए। आरोप यह भी लगता है कि मशीन में पठनी यानी सर्चेबल मतदाता सूची क्यों नहीं दी गई। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत निजता का अधिकार किसी का ना हनन होने पाए, इसलिए इस प्रकार की जो लिस्ट है, वो जो सर्चेबल जो मतदाता सूची है वो नहीं दी जाती, बल्कि इपिक नंबर के माध्यम से डाउनलोड और खोज करने की ही व्यवस्था करने को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से चुनाव आयोग को कहा गया, जिसको कि किया जा रहा है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के अनुसार यह बात की गई है। मतदाताओं के पते में मकान नंबर 0 क्यों है? जिन लोगों के पास घर नहीं होते हैं या फिर इस प्रकार के घर जिनको कि ग्राम सभा या नगर पालिका के द्वारा नंबर नहीं दिया गया, मकान नंबर नहीं दिया गया, तो उनके घरों के आगे 0 लिखा जाता है। इस बात का जिक्र साफ तौर से चुनाव आयोग ने किया है। अगले तथ्य की ओर अगर बात की जाए तो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पे आयोग ने साफ तौर से कहा कि कानून ये कहता है कि चुनाव संपन्न होने के बाद, मतदान प्रक्रिया के बाद में
45 दिन के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करानी होती है। अगर उस दरमियान किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई तो अब बेवजह हंगामा करने का कोई मतलब नहीं है। कोई शिकायत उस बीच दर्ज नहीं कराई गई, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो या उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव की बात हो। एक आदमी कई जगह पर वोटर है, यानी डुप्लीकेट वोटर है, इसको लेकर इपिक नंबर एक से ज्यादा है, एक आदमी के एक से ज्यादा है, या इस प्रकार की जो शिकायत थी उसको लेकर कहा गया है आयोग के द्वारा कि ऐसी शिकायत आने के बाद देश में लगभग 3 लाख ऐसे इपिक नंबर्स का सुधार किया गया है और ये बड़ी संख्या थी, इसको लेकर पूरी तरीके से सुधार कर दिया गया है। विपक्ष के आरोप के तहत अचानक से वोट कैसे बढ़ गए ये भी कहा गया, तो चुनाव आयोग ने कहा कि हर बूथ पर राजनीतिक दलों से मतदाता सूची साझा की गई है, कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई और आरोप जो है वो भ्रामक है, क्योंकि जब पूरी प्रक्रिया चल रही होती तब कोई आरोप या आपत्ति दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन बाद में इसको राजनीतिक तौर पे कहना ये गलत है। महाराष्ट्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई, ये भी आरोप लगाया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव से पहले ड्राफ्ट सूची साझा की गई राजनीतिक दलों के साथ में, मतदान की प्रक्रिया हो, परिणाम आने की बात हो, हर स्तर पे हर चीज पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, लेकिन कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। अब इतने दिनों और महीनों के बाद में शिकायत की जा रही, इसका राजनीतिक मायने हैं। शाम 5 बजे के बाद तेजी से वोटिंग होने का आरोप भी विपक्ष लगाता है, तो चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि शाम 5 बजे की बाद की वोटिंग का औसत शाम 5 बजे से पहले की वोटिंग औसत से कम होता है। ये उन्होंने आंकड़े के आधार पर भी इस बात का जाहिर कर चुके हैं। तो ये अपने आप में तमाम जो आरोप विपक्ष लगाता रहा है उसका सीधे तौर पे आयोग की ओर से जवाब दिया गया। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से अपने आप में बेहद खास ये यहाँ पे चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसका जवाब साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। अगली खबर की भी बात करते हैं तो एसआईआर के मुद्दे पर बीते लंबे समय से पक्ष विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ है। इंडी गठबंधन के नेताओं ने फिर से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, तो बीजेपी ने विपक्षी दलों पर बिना सबूत के संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। इस बीच एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में भी राजनीतिक बयानबाजी खूब जोर शोर से जारी है। बिहार में विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर डेली बुलेटिन जारी किया। इस बुलेटिन के मुताबिक 1 अगस्त से 18 अगस्त के बीच किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अब केवल 14 दिन बचे हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि पिछले 18 दिनों में पात्र मतदाताओं को शामिल करने और अपात्र मतदाताओं को हटाने के लिए 45,616 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7 दिन बाद 1,348 का निपटान किया गया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार से शुरू वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा है कि जो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं उसके पीछे केवल एक ही मंशा है कि किस प्रकार से घूसपैठियों को बचाया जाए। तो वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग वोट चोरी बरकरार रखना चाहते हैं। जो यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं उसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा केवल एक ही मात्र है और वह मंशा है किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाया जाए। इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व बनता है कि जो घुसपैठिए हैं किस प्रकार से उनको क्लेंजिंग की जाए, वो इलेक्टोरल रोल में नहीं आए और वो इलेक्शन में भाग न ले सके। ये अधिकार उनको नहीं है वोट देने का। लोकतंत्र बचना चाहिए, वोट देने का अधिकार बचना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव आयोग रहना चाहिए। यही काम हम कर रहे हैं। इस बीच लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद में मतदाता अधिकार यात्रा निकाली, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने बिहार को लूटा आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति पर चोरी का आरोप हो वही व्यक्ति चोरी की बात करे। जिस व्यक्ति ने बिहार का चारा चोराया हो, जिस व्यक्ति ने हलकतरा पिया हो, जिस व्यक्ति ने रेलवे के जमीन लिया हो, उस व्यक्ति के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चोरी करके ये लोग सीनाजोरी वाले लोग। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर के मुद्दे पर अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, पर विपक्ष वोटर अधिकार यात्रा के जरिए एसआईआर को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी महत्वपूर्ण खबर पे हम चर्चा भी करेंगे। इससे जुड़ा है आज का हमारा
विशेष भी किस प्रकार से SIR पर लड़ाई संसद से सड़क तक आई, क्योंकि ये बेहद मसला अपने आप में गर्माता राजनीतिक तौर पे दिखाई पड़ रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। भाजपा के प्रवक्ता धनंजय गिरि जी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। स्वागत है सर आपका। इसके अलावा कांग्रेस के नेता विजय कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है विजय जी आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। विजय कौशिक जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि राहुल गांधी जी से शपथ पत्र क्यों मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि साहब ये कानूनन है। उसके बाद भी अभी तक ये प्रयास नहीं किया गया कि जो आरोप राहुल जी ने या कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं चुनाव आयोग पर, उसको शपथ पत्र के माध्यम से वो दाखिल करें। तो क्या ये महज एक सियासी प्रोपेगेंडा है या फिर आप लोग सीरियस भी हैं इस पूरी आरोप के बाद में इसकी जांच को लेकर भी? विजय कौशिक जी। देखिए, परिस्थितियां इस मोड़ पर आ चुकी है कि आज भाई राहुल गांधी जी का और हमारी तमाम जो हमारे सहयोगी गठबंधन की पार्टियां हैं, उनका भी भरोसा इलेक्शन कमीशन से उठ चुका है। उन परिस्थितियों में राहुल गांधी जी ने जो तथ्य रखे हैं, सबूतों के साथ रखे हैं, उनको लेकर राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांगना कांग्रेस को कतई स्वीकार्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन अपना भरोसा खत्म कर चुका है। उन परिस्थितियों में हम इलेक्शन कमीशन की बात क्यों माने जब वो हमारी कोई बात मानकर तैयार नहीं है। दूसरी बात, राहुल नहीं तो विजय जी अगर चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है तो आप लोग चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे इन तमाम सबूतों के साथ? वहां पे भी तो आप जा सकते हैं, मत जाइए चुनाव आयोग, कोर्ट में चले जाइए, आप वहां भी नहीं जा रहे हैं। इस पार्टी इस मामले में चर्चा कर रही है और फिलहाल जो हमारी परिस्थिति है वो ये है कि माननीय राहुल गांधी जी का व्यवस्था से भरोसा उठ चुका है। अब इस व्यवस्था पर भरोसा तभी होगा जब जनता की अदालत में जाने पर जनता न्याय करेगी। तो सर जनता की अदालत में जाने के लिए इसी व्यवस्था से तो जाना पड़ेगा। चुनाव भी यही चुनाव आयोग कराएगा। अगर कोर्ट के माध्यम से कोई और अगर बदलाव होते तो भी इसी व्यवस्था के तहत होगा। तो अभी तो इसी व्यवस्था को फॉलो करना पड़ेगा। व्यवस्था तो यही है ना, उसको बदलने के लिए आपको अगर सत्ता में आना है तो मौजूदा व्यवस्था को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तो अव्यवहारिक बात होगी। हमारी पार्टी का ये मानना है, भाई राहुल गांधी जी का ये मानना है कि वर्तमान की जो व्यवस्था है उसे मोदी जी ने कैप्चर किया हुआ है। सारी सरकारी संस्थाएं कठपुतली बन गई है। तो इसमें जनता कोई क्रांति लेकर आए कांग्रेस के साथ मिलकर और एक तरीके से मोदी जी को सत्ता विहीन करे और कांग्रेस सत्ता में आकर इस देश को ठीक है। धनंजय गिरि जी, वो ये कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस और जनता मिलके एक क्रांति लाए, उसके बाद मोदी जी को सत्ता से हटाए, तब जाके देश की व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। अभी मोदी जी ने कब्जा कर रखा है, वो ये आरोप लगा रहे हैं आप पे। देखिए, दिक्कत क्या है कि कांग्रेस सिर्फ भ्रांति फैला सकती है, कांग्रेस कोई क्रांति नहीं पैदा कर सकती है। और ये भ्रांति फैलाने का काम बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन जनता के द्वारा नकारे जा रहे हैं। कांग्रेस की कलई खुलती जा रही है, उनकी कलुषित मानसिकता जनता के सामने आती जा रही है। वैसे वैसे कांग्रेस और मिटती चली जा रही है, सिमटती चली जा रही है। जो कांग्रेस देश के कोने कोने में होती थी, आज खोजने को मिलेगी आपको कि कांग्रेस किस कोने में है देश के। अब राहुल गांधी जी, भाई राहुल गांधी जी कैसे विश्वास करें? राहुल गांधी जी क्या कोई विश्वास नहीं करेगा कि कोई व्यक्ति के नेतृत्व में 90 चुनाव हारने के बाद भी अगर कोई पार्टी किसी को ढो रही है तो इसका मतलब है कि वो एक व्यक्ति के लिए पूरी पार्टी है। यानी कि पूरी कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि गांधी परिवार की सत्ता बनी रहे। नेहरू गांधी परिवार का 5 पीढ़ियों से एक पार्टी, एक परिवार की पहुंच बनी हुई। आप जो कह रहे हैं कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ तो पूरा विपक्ष भी खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है इस मुद्दे पे। देखिए सारे देखिए क्या है, सारे परिवारवादी लोगों की एक श्रृंखला देख लीजिए, जो जिनकी मिटती हुई साख है। चाहे आप नाम लीजिए किसी भी पार्टी का, सपा हो चाहे जो भी राजनीतिक दल हो या बिहार में आरजेडी हो, ये क्या है, एक परिवार के द्वारा पोषित पालित है। ये अब सिर्फ अपने परिवार के, हम हमारे लिए मोदी जी आज कहते हैं कि मोदी जी ने देश के दिलों पर कब्जा कर रखा है। 15 करोड़ सम्मान, किसानों सम्मान निधि, 15 करोड़ टॉयलेट बन गए, 4 करोड़ घर बन गए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। आपको कुछ अगर मौका मिलता है तो आप सब अपने परिवार के लिए, हमें मौका मिलता है तो हम लखपति दीदी बनाते हैं, दोना मिलने वाली दीदी को ड्रोन दीदी बनाते हैं, हम बेलन चलाने वाली दीदी को बुलेट ट्रेन चलाना सिखाते हैं। आपको मौका मिलता है आप अपनी दीदी को राज्यसभा लेके आते हैं। तो आज लोकतंत्र जीवंत प्राणवंत जो है वो देख रहा है कि आप परिवार के लिए, परिवार ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली एंड बाय द फैमिली, ये
अब बिहार में क्या है, देखिए लालू यादव के बच्चे जो अगर होती शिक्षा की सदीक्षा तो खुद के बच्चे पास करते मैट्रिक की परीक्षा, जो 9th फेल 8वां 7वां पास फेल है उनको लेके घूम रहे हैं कौन, राहुल गांधी। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता है कि ये कांग्रेस की पालकी कब तक ढोए, लगातार कांग्रेस की पालकी ढो रहे हैं। ये परिवारवाद को, परिवार को बचाने का जो गठबंधन चल रहा है, और आप दोस्त देश की जनता को दे रहे हैं। अरे देश की जनता आपको बर्दाश्त करने को नहीं तैयार है, मिनट सेकंड। ठीक है, समीर चौहान और समीर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। समीर जी, सवाल ये है कि अभी तक लगातार चले आ रहे चुनाव आयोग पे विपक्ष के आरोप, और उसके बाद कल आयोग के माध्यम से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में क्या उन तमाम आरोपों का एक तरीके से तार्किक उत्तर मिल गया है, जो, या फिर अभी बहुत से सवाल ऐसे हैं जिसको आपको लगता है कि उत्तर आना बाकी है? समीर जी। देखिए, मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी के पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार जी, उन्होंने भी अपनी आखिरी पत्रकार वार्ता के अंदर बहुत विस्तार से जवाब दिया था, जब ये कहा था कि भाई कि ईवीएम से छेड़खानी होती है, ईवीएम के माध्यम से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। और राहुल गांधी जो लगातार चुनाव आयोग पर प्रश्न कर रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने 21 जुलाई जो संसद का सत्र शुरू हुआ था, वो पूरे संसद सत्र को बाधित कर दिया एसआईआर के मुद्दे पर। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की, और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर करा हुआ है कि कंटिन्यू रहेगा एसआईआर पर। सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की रोक नहीं लगाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा चुनाव आयोग से क्या यह प्रक्रिया पूरे देश के अंदर आप लेके जाना चाहते हो? चुनाव आयोग ने कहा पूरे देश के अंदर इस प्रक्रिया को लेकर जाएंगे। कल जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने, उनके साथ 2 चुनाव आयुक्तों ने पत्रकार वार्ता को पूरी जानकारी दी मुख्य चुनाव आयुक्त ने, मुझे लग रहा था कि आज राहुल गांधी पटना में इस बात की घोषणा करेंगे कि चुनाव आयुक्त की पत्रकार वार्ता के बाद अब ये वोट अधिकार यात्रा जो है इसको हम स्थगित कर रहे हैं, हमें सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया है, अब हम चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन अब राहुल गांधी उससे भी आगे जा रहे हैं, कह रहे हैं महाभियोग लेकर आएंगे चुनाव आयोग पर। अरे भाई, सरकार ने इन्हें अपॉइंट किया है, आप इनको हटाओगे। सरकार जिसको लेकर आएगी आप कह दोगे मोदी जी का आदमी है, ये अमित शाह जी का आदमी है, जिसके अंदर हम काम नहीं करेंगे। राजीव कुमार पे आपको शिकायत थी, राजीव कुमार जी गए, ज्ञानेश कुमार जी आए, ज्ञानेश कुमार पे आपको शिकायत है, तो तीसरा व्यक्ति आएगा आपको उसके ऊपर शिकायत रहेगी। तो इसी चुनाव से आपको चुनाव लड़ना है, यही मुख्य चुनाव से आपको चुनाव लड़ना है, और जब चुनाव आपको मिलने के लिए बुलाता है। देखिए समीर जी, समीर जी सवाल ये है समीर जी सवाल ये है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक इस पूरे प्रोपेगेंडा को, या कहा जाए पूरे माहौल को बनाने में लगा हुआ है, और लगातार चुनाव आयोग पर इस लेवल तक जा रहा है, जो जिस बात का आपने जिक्र किया कि महाभियोग के माध्यम से उनको हटाने की बात भी वो विपक्ष के नेताओं के द्वारा की जा रही है। चुनाव के बीच में, जनता के बीच में एक परसेप्शन बनता है, उस लिहाज से कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि अभी भी वो लोग लगातार मुखर होकर विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है आयोग पे। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी और विपक्ष इस पूरे माहौल को लेकर जा रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी रैली निकाल रहे हैं, कांग्रेस जगह जगह इस बात को प्रचार कर रही है जी, देश के जो 90 करोड़ के जो मतदाता है उनका कांग्रेस अपमान करने का काम कर रही है। और जिस तरीके से कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने सिलसिलेवार हर प्रश्न का जवाब विस्तार के साथ दिया है, मुझे लग रहा है कि अब देश की जनता समझ गई है कि चुनाव आयोग जो चुनाव करवा रहा है वो निष्पक्ष कर रहा है। उन्होंने बताया न पक्ष न विपक्ष है, सब हमारे समकक्ष है, और चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर जिस तरीके से ये चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश देश में सुनियोजित चल रही है। जी बिल्कुल, विजय कौशिक जी सवाल में आप भारत के सबसे बड़े बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जी विजय कौशिक जी, सवाल यही है कि आप जो कह रहे हैं ना कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्रांति लानी पड़ेगी, लेकिन उस क्रांति के लिए अभी जनता उद्वेलित नहीं दिखाई पड़ रही है, जनता के माध्यम से ऐसी मांग नहीं उठ रही है। राजनीतिक दल ये मांग कर रहे हैं कि साहब ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जनता के द्वारा उस प्रकार की मांग नहीं दिख रही। तो आपको इस व्यवस्था से ही तो आगे आना होगा। क्यों नहीं कोर्ट जा रहे हैं, क्यों नहीं चुनाव आयोग को शपथ पत्र दे रहे हैं? सीधी सी बात है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विजय कौशिक जी, देखिए, हमने राफेल के मुद्दे में कोर्ट का रुख किया, लेकिन नतीजा क्या रहा? क्योंकि आज मौजूदा सरकार बड़ी ताकतवर है और अपने तरीके से चीजों को तय करने में जुटी हुई है। नहीं तो क्या आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, नहीं आप कह रहे हैं क्या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया फैसले पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं विजय कौशिक जी? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को राज्यसभा से उपकृत कर देती है भाजपा, और जिस तरह से न्यायपालिका के जज
सरकार के दबाव को लेकर सड़कों पर आते हैं। नहीं, आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं आपके इस कथन को समर्थन बिल्कुल नहीं करता। दूरदर्शन पे बैठ के आप इस बात को नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे दबाव है। न्यायपालिका सर्वोच्च है, न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं। विजय कौशिक जी, आपका तर्क बिल्कुल गलत है, इसका समर्थन बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप ये तथ्यात्मक तौर पे गलत कह रहे हैं। आपके पास कोई प्रूफ है, आप दिखाइए और आप स्वयं सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन आप ये तथ्य मत रखिए कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रही है। नहीं, मैं आपकी सुन रहा हूं, लेकिन आपने जो उससे पहले सुनाया ना, वो तथ्यात्मक बात नहीं, इसलिए मुझे टोकना पड़ा आपको। कृपया आपने उन शब्दों को वापस लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट पे दबाव है। अरे सुनिए मेरी बात जी भाई, सबका अपना अपना नजरिया है। हमारी पार्टी ये मानती है और राहुल गांधी ये मानते हैं, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है जी, मुझे बताइए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की भाषा राष्ट्रवादी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा सर, इसी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के सदस्यता को बहाल किया था जब राहुल गांधी सदस्यता चली गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को सवाल करता है। यही सुप्रीम कोर्ट ऐसा है कि आधार को आपको आप लोग विजय कौशिक जी, आप लोग कितने मसलों पर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कितने जगहों, कितने मामले आपके वहां सुप्रीम कोर्ट विचाराधीन, आप लोग उन्हीं व्यवस्थाओं पे जाते हैं और फिर उसी पे सवाल खड़ा करते हैं। धनंजय जी, वो कह रहे हैं साहब सुप्रीम कोर्ट पे भी हमको भरोसा नहीं रहेगा, मौजूदा व्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। धनंजय जी, देखिए, कांग्रेस को कभी भी लोकतांत्रिक पदमूल्यों में विश्वास रहा ही नहीं, इसीलिए शुरू से आप इनके उपस्थिति को उठाकर देखेंगे तो आप चुनाव आयोग पर सवाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग के कौन कौन गवर्नर बने, कौन क्या बने, कौन राज्यसभा गए, किसको मैग्सेसे अवार्ड मिला, कौन शिक्षा मंत्री बन गए, कौन खेल मंत्री बन गए, उसकी चर्चा छोड़ दीजिए। इसके अतिरिक्त एक जैसे भी हुए कि चुनाव आयोग के आने के बाद राज्यसभा बने और राज्यसभा से फिर चुनाव आयोग बने, ऐसा भी जस्टिस से राज्यसभा गए और राज्यसभा छोड़कर पुनः जज बन गए, जस्टिस इस्लाम। इस कांग्रेस ने इतने कुकर्म किए हैं कि अगर उस पर से पर्दा हटने लगता है, कांग्रेस जब बेपर्दा होने लगती है, लोकतंत्र पे जो लूटपाट कांग्रेस ने मचाई है और जिस सुप्रीम कोर्ट पर जिस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, उसी की कृपा से आप माई बेटा दोनों बेल पर हैं। दोनों 2000 करोड़ के आप नेशनल हेराल्ड घोटाले में माता जी पूजनीय सोनिया गांधी और परम आदरणीय राहुल गांधी दोनों बेल पर चल रहे हैं इसी सुप्रीम कोर्ट की कृपा से। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपकी भाषा राष्ट्रवादी नहीं लग रही है, तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, यानी कि मीठा मीठा गप गप और खट्टा खट्टा तू तू। ठीक है, जब कोई बात होती है सीधे आप कोर्ट पहुंच जाते हैं। समय थोड़ा सा कम है, समीर जी बहुत संक्षेप में सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर देना, ये तो अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल हो गया कांग्रेस की ओर से। समीर जी संक्षेप में। देखिए, जिस सुप्रीम कोर्ट पर कांग्रेस सवाल कर रही है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किया था जी। वही सुप्रीम कोर्ट है जो इन्हें नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल दे देता है। वही सुप्रीम कोर्ट है जब ये चुनाव आयोग को लेकर जाते हैं तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप आधार को मान्य कीजिए, जो 65 लाख आपने नाम काटे उनकी डिटेल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट जब इनके बारे में फेवर करता है तो इनको नहीं लगता, जब सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ और सच के साथ देता है तो ये आपत्ति उठा देते हैं। बिल्कुल वही सुविधा अनुसार अपने स्टेटमेंट को कहना और अपनी बात रखना। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन निश्चित तौर से सर्वोच्च न्यायालय जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करना अपनी राजनीति की सुविधा अनुसार ही कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं, क्योंकि निष्पक्षता के साथ देश के हर व्यक्ति को वहां से एक न्याय ही मिलता है, वही होता हुआ दिखाई पड़ा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस। दिल्ली और पूरे एनसीआर में तरक्की के अनगिनत रास्ते खुलने जा रहे हैं। स्वागत है दिल्ली वासियों का दिल्ली की नई लाइफलाइन UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर। ये है दिल्ली को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सौगात। सुपर कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली NCR का नया रिंग रोड होगा। कम पोल्यूशन, कम ट्रैफिक और NCR से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर चंद मिनटों में कीजिए। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे से NCR में ट्रैवल करना और आसान होगा। दिल्ली बदल रही है, विकास के नए कीर्तिमान रच रही है। दिल्ली की प्रगति को नई गति देने के लिए धन्यवाद मोदी जी। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। उपराष्ट्रपति पद को लेकर एनडीए उम्मीदवार के तौर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का नाम तय हो चुका है। राधाकृष्णन आज दिल्ली पहुंचे तो हवाई अड्डे पर कई केंद्रीय मंत्रियों और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। राधाकृष्णन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। एनडीए अपने उम्मीदवार के लिए विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने में कोशिश कर रहा है, तो इस बीच विपक्षी दल भी अपने उम्मीदवार को लेकर मंथन कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों के सांसदों के अंकगणित के लिहाज से देखा जाए तो एनडीए का पलड़ा भारी है। एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव, के राम मोहन नायडू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य नेताओं ने स्वागत किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बधाई भी दी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर एनडीए नेताओं के फ्लोर्स लीडर की बैठक हुई। मंगलवार को सीपी राधाकृष्णन का एनडीए के नेताओं के साथ एक औपचारिक परिचय कराया जाएगा। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि एनडीए के सभी लीडर्स ने प्रधानमंत्री जी को एक अच्छे उम्मीदवार के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने विपक्ष द्वारा एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने की उम्मीद जताई है। एनडीए के उम्मीदवार का नामांकन 20 तारीख को 11 बजे होगा। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए मुख्य प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कुल 20 प्रस्तावक एनडीए के उम्मीदवार के लिए प्रस्ताव रखेंगे। एनडीए के वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कैंडिडेट आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी दिल्ली पहुंचा है, तो अभी एनडीए के फ्लोर लीडर्स के साथ एक इंट्रोडक्टरी बैठक हुई है। हम सब बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी जैसे शख्सियत को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए के सभी लीडर्स ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन जुटाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी से बातचीत की है। इस बातचीत के बाद वाईएसआरसीपी सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का समर्थन करेगी। इस बीच चुनावी समीकरणों और नंबर गेम ने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है।
चुनाव के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में कुल 782 सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र हैं, जिसमें 542 लोकसभा और 240 राज्यसभा के हैं। चुनाव में बहुमत के लिए 392 सांसदों की जरूरत होगी। वहीं सरकार के पक्ष में 427 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है, जिसमें 293 लोकसभा और 134 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। इसके इतर विपक्ष के पास 355 सांसदों का गणित है, जिसमें 249 लोकसभा और 106 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। बाकी 133 सांसद किसका समर्थन करेंगे, ये चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। इस बीच उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर विपक्षी दलों की बैठक भी हुई। बीजेपी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और अपने कद्दावर नेता सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और वो वहां से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। श्रावण भादो मास में निकलने वाली श्री महाकालेश्वर की सवारी में इस वर्ष हैं अनेक रंग। भक्ति है, श्रद्धा है और है लोक संस्कृति का अनूठा संगम। 14 जुलाई को प्रथम सोमवार हुआ बटुक वैदिक उद्घोष। 21 जुलाई को दूसरी सवारी में दिखी जनजाति व लोक संस्कृति की झलक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद। तीसरे सोमवार 28 जुलाई को प्रमुख बैंडों ने अपनी खास प्रस्तुति से सभी भक्तों का मोह लिया मन। इसी प्रकार 4 अगस्त को चौथी सवारी में प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों की झांकी निकाली जाएगी। 11 अगस्त को 5वीं सवारी में प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों व मंदिरों की भव्यता दिखाई देगी। 18 अगस्त को राजसी सवारी में अवंतिका नाथ का यशोगान होगा। आइए इस आध्यात्मिक अद्भुत अलौकिक यात्रा के साक्षी बने। मैं हूँ MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा। अब आया हूँ आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इस वक्त अहम बैठक जारी है। बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। भारत और चीन के रिश्तों में हाल के वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे गए हैं। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बैठक को अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि कठिन दौर के बाद अब दोनों देशों को स्पष्ट और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि मतभेद विवाद में न बदलें और प्रतिस्पर्धा संघर्ष में न तब्दील हो। जयशंकर ने यह भी बताया कि बातचीत में आर्थिक और व्यापारिक मुद्दे, तीर्थ यात्राएं, लोगों के बीच संपर्क, नदी के जल आंकड़े साझा करना, सीमा व्यापार, कनेक्टिविटी और द्विपक्षीय आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा होगी।
जयशंकर ने खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता को रिश्तों की सकारात्मक गति के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि डी-एस्केलेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition, conflict. अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी जयशंकर ने बहुध्रुवीय विश्व और बहुध्रुवीय एशिया की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता बताया। जयशंकर ने उम्मीद जताई कि ये बैठक भारत चीन संबंधों को स्थिर, सहयोगी और भविष्य उन्मुख बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वांग ई की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब चीन तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। जयशंकर ने सम्मेलन के लिए चीन को शुभकामनाएं दी। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यूक्रेन संघर्ष को रोकने को लेकर ट्रंप पुतिन की मुलाकात के बाद अब पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर से इस ओर टिक गई है। आज देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात होगी। इस मुलाकात के दरमियान यूरोपीय देशों के बड़े बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। आप देखिए इस खबर को, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अमेरिका में यूक्रेन के भविष्य पर चर्चा। शांति समझौते के लिए अमेरिका पहुंचे जेलेंस्की। यूरोप के कई नेता भी बैठक में होंगे शामिल। हाल ही में ट्रंप और पुतिन के बीच हुई थी मुलाकात। वैश्विक राजनीति में यूक्रेन एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र में है। यूक्रेन और रूस में जारी संघर्ष के बीच अमेरिका में हो रही बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। दरअसल अमेरिका में यूक्रेन की भविष्य को लेकर एक वार्ता होने वाली है। इस वार्ता में शामिल होने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका पहुंच चुके हैं, जहां वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हालांकि इस बार की बैठक में जेलेंस्की के साथ कई यूरोपीय नेता भी शामिल हो रहे हैं। यूरोप के तमाम नेता इस बैठक के जरिए ट्रंप को ये संदेश देना चाहते हैं कि वे मुश्किल समय में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अलास्का में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बैठक के बाद से ही यूक्रेन की स्थिति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वैसे तो ये बैठक पुतिन और ट्रंप की उम्मीद के मुताबिक ही रही, क्योंकि इस बैठक में न तो संघर्ष विराम का ऐलान हुआ, न कोई प्रतिबंध लगा और न ही कोई बड़ी घोषणा हुई। हालांकि इस बैठक के बाद तमाम यूरोपीय देश सतर्कता जरूर बरत रहे हैं। ट्रंप के साथ मुलाकात में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, जर्मनी के चांसलर मर्ज और अन्य नेताओं की मौजूदगी से स्पष्ट है कि यूक्रेन को लेकर यूरोपीय देश एक तरफा समझौते के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। यूरोपीय देशों के नेताओं की कोशिश है कि जेलेंस्की के साथ 28 फरवरी जैसा व्यवहार दोबारा न हो। हालांकि रूस और अमेरिका के बीच हुई हालिया बैठक के बाद अमेरिका की ओर से बयान आया है। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन को नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी देने पर चर्चा की जा रही है। अलास्का बैठक में मौजूद अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि पुतिन ने सुरक्षा गारंटी के मुद्दे पर सहमति जताई है। चर्चा है कि अमेरिका यूक्रेन को अनुच्छेद 5 जैसी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यूक्रेन इसी सुरक्षा के लिए नाटो में शामिल होना चाहता है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि बैठक में ये जानने की कोशिश की जाएगी कि अमेरिका रक्षा गारंटी में किस हद तक योगदान देने के लिए तैयार है। जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात के पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा है कि जेलेंस्की चाहें तो युद्ध लगभग तुरंत खत्म कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया कि यूक्रेन को क्रीमिया पर फिर से नियंत्रण हासिल करने का विचार छोड़ देना चाहिए और नाटो में शामिल होने की मांग को भी त्याग देना चाहिए। उन्होंने लिखा, ओबामा के समय में दिए गए क्रीमिया को वापस नहीं लिया जा सकता। दरअसल युद्ध खत्म करने के बदले में पुतिन यूक्रेन के पूर्वी डोनबास का इलाका चाहते हैं। यूरोप पुतिन की इस मांग को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यूरोप चाहता है कि प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द संघर्ष विराम लागू किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके